साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके स्थापना, कार्यपद्धति एवं अन्य उपयोगी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि भारत में मानव अधिकार आयोग जो है वो एक वैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था। हमने लिख रखा है वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं। अर्थात इसका उल्लेख मूल रूप से संविधान में नहीं था, कालांतर में इसे संविधान में स्थापित किया गया और जिस अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया उसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्या नाम था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इस आयोग की स्थापना की गई। फिर से बोल दूं कि यह एक वैधानिक संस्था है, अर्थात इसका उल्लेख मूल रूप से संविधान में नहीं था। 93 में इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना के लिए जो अधिनियम लाया गया उसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और साथ ही इसी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि राज्य भी अपने स्तर पर एक आयोग की स्थापना कर सकते हैं। और फिर इसी अधिनियम में यह भी व्यवस्था रखा गया, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में यह व्यवस्था रखा गया कि देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय भी होगा या मानवों के अधिकार से संबंधित एक न्यायालय होगा। अब समझिए कि ये मानव अधिकार होते क्या हैं। जब हमारे संविधान में मानव के अधिकारों के लिए रक्षा के लिए उपाय किए गए और मूल अधिकार भी दिया गया, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आ गई? तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला कि हर मानव की एक अपनी एक विशिष्ट ज़रूरत होती है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, उत्तम और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ये सब ऐसे अधिकार हैं जो देश और काल की सीमाओं से परे होते हैं, अर्थात यह समस्त मानव के अधिकार होते हैं। ये सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मानव की बात नहीं, ये पूरी दुनिया के मानव के अधिकार। तो जब पूरी दुनिया विश्व युद्धों से ग्रसित होकर के और विश्व युद्ध में पूरी तरह से मानवता जब कलंकित हुई और लोगों को लड़ते झगड़ते ये होश हवास आया कि नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं ताकि इस तरह की स्थितियां दोबारा उत्पन्न न हो। और तत्कालीन दुनिया में जिस तरह से मानवों को शोषण करने की नाना प्रकार की विधियां बनी हुई थी, उसको हटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, याद रखिए किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बैठक किया, ठीक है। और उन्होंने इस सबसे प्रथम अपने बैठक में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, याद रखिए क्या लिखा हुआ है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अंग्रेजी में लंबा नाम है, मैंने उसको छोटा में रख लिया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि UDHR की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषणा की? 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ किया? पेरिस में अपनाया। अपने इस घोषणा को कहाँ अपनाया? पेरिस में। कब अपनाया? 10 दिसंबर 1948 के। इसीलिए UDHR का जो जन्म दिवस है 10 दिसंबर है और इसीलिए 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इस मानवाधिकार घोषणा में क्या था, कालांतर में क्या क्या चीज़ें आती गई। तो तत्कालीन दुनिया में बंधुआ मजदूरी, लैंगिक भेद, निर्जातीय और जातीय भेद, इसके अलावा शोषण के उपनिवेशिक व्यवस्था अंत हो रही थी। तो शोषण की और भी ऐसी विधियां थीं जिनके द्वारा एक मानव के गरिमा को पूर्ण रूप से कुचला जा सकता था या कुचला जाता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसी कोई व्यवस्था न बनाएं जिससे मानव के कुछ मूल अधिकारों, इसमें कुछ मूल अधिकार क्या क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कहीं भी प्रभावित ना हो, ऐसी इन्होंने घोषणा की। हालांकि यह सिर्फ उस समय में घोषणा ही रही। नए नए जो देश जन्म ले रहे थे या नए नए देश जो आज़ाद हो रहे थे वो तो अभी भूख प्यास से लड़ रहे थे, तो इन घोषणाओं को कहाँ देखने जाते। फिर कालांतर में पेरिस सिद्धांत आया। पेरिस सिद्धांत में भी इसी चीज़ को
स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन को जोर शोर से पुनः उठाया गया। और पेरिस सिद्धांत जो था वो 1991 में आया। उसके बाद फिर 1992 में मानव अधिकार आयोग यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकार जो था उसने पेरिस सिद्धांत को समर्थन दिया, और कालांतर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसको 93 में समर्थन दिया और बोला दुनिया भर की सरकारों को, इसने बोला कि नहीं, अब इन सिद्धांतों को सिर्फ मानने का समय नहीं है, इन सिद्धांतों को अपनाने का भी समय है। और दुनिया भर के सरकारों से उन्होंने आग्रह किया कि आप अपने संविधान में, आप अपने कानून में मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाइए और मानव के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने वाली कुछ चीज़ों को सामने लाई। इन्हीं सब वैश्विक स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई इसी अधिनियम के बाद। अब देखिए कि आपने बहुतों बार सुना होगा कि ये मानवाधिकार आयोग वाले हैं, ये परेशानी खड़ा कर रहे हैं, वो परेशानी खड़ा कर रहे हैं। खास करके जब लोक सेवक जो होते हैं वो दबे जुबानों से इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत शिकायत करते रहते हैं। याद रखें, थोड़ी बहुत, पूर्ण रूप में नहीं। इसके पीछे कारण क्या है कि इस सरकार चलाना बहुत ही थोड़ा टेढ़ा काम होता है। अब इसको ऐसे ही समझिए कि एक परिवार में 10-15 व्यक्ति होते हैं तो सबको संतुष्ट करना कठिन होता है, तो सरकार के पास कितनी समस्याएं होती होंगी। तो सरकारी सेवक यानी कि जो लोक सेवक होते हैं जब अपने नीतियों को, अपने कार्यों को लागू करवाते हैं तो कुछ न कुछ व्यवधान या बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए कभी कभी ऐसे कृत्य या कभी कभी ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे मानव के अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। और जब वो मानव जिसका अधिकार प्रभावित हुआ है कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो उनके साथ और भी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं और समस्याएं विकट हो जाती हैं, या वो इतने साधन संपन्न नहीं होते हैं कि वो सरकार से उचित प्रकार से लड़ाई कर सकें या अपने हितों के लिए मांग रख सकें या बता सकें। तो ये जो मानव अधिकार आयोग होता है वो उनके इस मानव अधिकार के उल्लंघन को सरकार की नज़र में लाते हैं, दिखलाते हैं, और इसके लिए वो नाना प्रकार के साधनों का भी सहयोग और प्रयोग करते हैं। तो ये जो मानव अधिकार आयोग है भारत में संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, कालांतर में इसे जोड़ा गया। अब देखते हैं इसके कार्य एवं अन्य चीज़ों को। अब इनके कार्य एवं अन्य बातों को समझते हैं। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स से के उल्लंघन से जो सबसे ज़्यादा आपको मामले देखने को मिलेंगे वो लोक सेवकों से संबंधित ही मिलते हैं, खास करके सुरक्षा बलों के मामले में। बहुधा आपने समाचार माध्यमों में सुना होगा कि फला राज्य में, फला जगह में जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा ह्यूमन के उल्लंघन, मतलब मानव के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में बहुत तेज़ी आई है। हालांकि यह आयोग भी चिंता जाहिर करता है और समाचार पत्र में बहुत सारे लेख वगैरह भी आते रहते हैं, लेकिन इसे आप सिर्फ और सिर्फ मानव अधिकार के उल्लंघन के ही मामले के नज़रिए से न देखें। जब समाचार पत्रों में देख रहे हैं तो वहाँ पे मानव दोनों होते हैं, एक जिनके अधिकार उल्लंघित हुए हैं और जो उल्लंघन करने वाले। वहाँ पे समस्या व्यवहारिक क्या हो जाती है कि जो सुरक्षा बल होते हैं या जो लोक सेवक होते हैं उन्हें हर हाल में व्यवस्था को स्थापित करनी होती है, और व्यवस्था स्थापित करने में जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए जीवन और मरण की वो बात होती है। तो यहाँ पे नैतिकता अनैतिकता के साथ साथ देश, संविधान, सब के मामले घुल मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा मामला क्रिटिकल हो जाता है, और ये डिसाइड कर पाना कि सत्य कहाँ पर बैठा हुआ है थोड़ा कठिन होता है। तो एक पक्षीय न देखेंगे उस मामले को जब भी इस तरह के मामले हो। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कार्य। ये जो मानव अधिकार है ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो मानव अधिकार आयोग है वो उन संस्थाओं या उन संस्थागत स्थितियों को मजबूत बनाते हैं जिससे मानव की गरिमा या मानव के जो अधिकार हैं, सार्वभौमिक अधिकार, वो सुरक्षित हो सके। इसके अलावा ऐसे मामले जिनसे मानव के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, उनके जीवन जीने की स्थिति प्रभावित हो रही है, उनके मर्यादित जीवन की स्थिति प्रभावित हो रही है, साथ ही उनके साथ कोई ऐसे कृत्य करवाए जा रहे हैं जो नैतिक नहीं है, इन मामलों को बहुत ही जल्द सरकार के नज़र में लाना इस आयोग का काम होता है।
हालांकि सरकार ने इसके लिए अपने तंत्र बैठा रखे हैं, लेकिन उन तंत्रों को काम करने में हो सकती है समस्या हो रही हो या उन तंत्रों तक मामला नहीं पहुंच पा रहा हो, तो ये आयोग बहुत ही जल्द उन मामलों को सरकार के नज़र में लाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो सरकार के नज़रों से थोड़ी ओझल होती है या सरकार के कार्यभार से प्रभावित रहती है, तो ये आयोग, मानवाधिकार आयोग जो है, उन समस्त मामलों को सरकार के नज़र में लाती है और सरकार से उन पर ध्यान देने को कहती है। यहाँ याद रखेंगे कि यह जो आयोग होती है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति होती है, सिफारसी प्रवृत्ति होती है, बाध्यकारी प्रवृत्ति नहीं होती है। अब बाध्यकारी क्यों नहीं होती है, सलाहकारी क्यों होती है, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि यदि कोई भी चीज़ें जो बाध्यकारी हो जाएंगी तो संसद पर के जो कानून है, संसद के जो विधान हैं, उसको प्रभावित करने लगेगी। तो संसद ये नहीं चाहती है या संविधान ये नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी चीज़ जो बनी हो वो सरकार पर प्रभावी होने लगे या कहीं कहीं मान के चलिए बोझ बनने लगे। तो इसको एक सलाहकारी मानी गई है, लेकिन इससे सलाहकार को हर एक सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पूर्ण रूपेण तवज्जो देती है। तो हमने इसके कार्य को देखा। अब देखिए इसकी संरचना। इसकी संरचना जो होती है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 मुख्य सदस्य होते हैं तथा 7 पदेन सदस्य होते हैं। देखिए इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, मुख्य रूप से क्या कहते हैं, आपका अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। 5 जो सदस्य होते हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या रिटायर न्यायाधीश या रिटायर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 3 अन्य सदस्यों जो होते हैं उन्हें भी मानव अधिकार से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान होना चाहिए या न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। इन पदेन सदस्यों में एक महिला अवश्य होनी चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष और सचिव होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं, और इन सारे 7 पदेन सदस्यों में एक महिला भी होनी चाहिए। तो इसकी संरचना कैसी है कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं वो रिटायर्ड क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं अमूमन, और 5 मुख्य सदस्य होते हैं। मुख्य सदस्यों में भी कार्यरत या रिटायर्ड उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं 2, बाकी जो 3 होंगे वो इस मामले में विशेष ज्ञान वाले होने चाहिए, या अमूमन क्या कह सकते हैं, न्यायाधीशों को ही रखा जाता है, इसलिए जानबूझ के ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि मामला कानूनी होता है। तो जो कानून के जानकार होंगे वही इसको देखेंगे। इसके अलावा जो भारत में बहुत सारे आयोग हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल विकास आयोग, राष्ट्रीय विकलांग आयोग जो होते हैं, इनके मुख्य सचिव और अध्यक्ष या अध्यक्ष इनके सदस्य होते हैं। हालांकि पहले 3 जो मैंने बोला उसके अध्यक्ष ही होते हैं, बाकी 3 या 4 जो होते हैं उनके मुख्य सचिव होते हैं। अब है इनकी नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिए कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करते हैं वह 6 सदस्यों की एक समिति के सिफारिश पर करते हैं। 6 सदस्यों की समिति के सिफारिश, याद रखिए कितने, 6 सदस्य, 6 सदस्यों के समिति के सिफारिश पर करते हैं। इस समिति में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। इसके अलावा मुख्य विपक्षी दल के नेता दोनों के, मतलब राज्यसभा लोकसभा के दोनों के होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। इसके अलावा एक सदस्य जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय के जो अध्यक्ष होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति इस आयोग के चुनने वाली समिति में तभी होती है जब उसके नाम की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश करें, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर ही उनकी नियुक्ति होती है और उनकी सलाह बाध्यकारी होती है। तो ये थे उनके नियुक्ति करने वाले 6 सदस्यों की सूची। अब देखिए इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल जो होता है 03 वर्ष या 70 वर्ष,
जो भी पहले हो, अर्थात ये अपनी नियुक्ति से 3 वर्ष तक रहेंगे या इनके अपने आयु के 70 वर्ष तक ये रह सकते हैं, जो भी पहले होगा उस पर ये रहेंगे। इसके अलावा ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, अर्थात ये दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जब एक बार इनकी नियुक्ति होती है और पुनः ये नियुक्ति हो सकती है, लेकिन यदि इसके बाद जब यहाँ से हटेंगे तो किसी भी सरकारी समिति या सरकारी कार्य हेतु ये उपयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात ये पुनः किसी आयोग या किसी अन्य सरकारी सिस्टम में कार्य नहीं करेंगे। ये इनके जो पद है इसकी गरिमा के लिए और इस आयोग के स्वतंत्रता के लिए रखी गई है। तो 3 और 70 वर्ष होती है, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं और साथ ही एक बार हटने के बाद पुनः किसी सरकारी संस्था में ये कार्य नहीं करेंगे, सरकारी आयोग में ये नहीं जाएंगे। ऐसी ऐसी अधिनियम में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वेतन एवं भत्ते, इनके वेतन और भत्ते जो है वो केंद्र सरकार बनाती है, क्या कह सकते हैं, नियमित करती है। और एक बार जो वेतन भत्ते नियमित हो जाती है उसमें इनके कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती है या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनके वेतन भत्ते जो है संसद या सरकार जो है निर्धारित करती है और साथ ही इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन इनके कार्यकाल के दौरान नहीं किया जा सकता है। जो होगा एक बार फिक्सेशन हो जाएगी और उसके बाद फिर कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। क्या चीज़ में? इनके वेतन एवं भत्ते में। पद से हटाना, अब देखिए पद से हटाना, ये पद से कब हटेंगे? पद से हटने का कुछ काउज रखा गया है। पहला, मानसिक या शारीरिक दुर्बल हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं, खुद छोड़ दें तो अलग बात है। इसके अलावा ये किसी दुराचार में पाए जाते हैं, कदाचार में पाए जाते हैं या इन पर न्यायालय में अपराध सिद्ध हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है तो ये हटेंगे। हालांकि दुराचार वाला जो मामला है वो साधारण मामला नहीं होती है। इसके लिए राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो कोई न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है इस मामले की, यानी कि इन पर जो दुराचार, इनके सदस्य या अध्यक्ष पर दुराचार का जो मामला होता है उसकी जांच करेंगे और उसके जांच के उपरांत वो अपना रिपोर्ट देंगे, तभी राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय लेंगे। अर्थात दुराचार वाले जो मामला है उस पर न्यायालय जांच होगी, उसके बाद ही इनको पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, मतलब ये जो आयोग बनेगा वो क्या करेगा, कैसे करेगा? तो इसका देखिए, सबसे पहले ये आयोग जो है, याद रखिएगा कि इस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा ये अपने अन्य मुख्यालय या अन्य क्या कह सकते हैं ऑफिस जो है वो कहीं भी खोल सकती है। इसके साथ ही यह ध्यान रखेंगे कि यह जो आयोग है वो विगत 1 वर्ष, कितने वर्ष? 1 वर्ष के वैसे मामलों को ही देखेगी जो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित हो, किसी अन्य मामले को नहीं देखेगी। मानव अधिकार के उल्लंघन के जो मामले हैं विगत 1 वर्ष के पहले, बहुत पहले के नहीं, उसको बहुत पहले से मतलब नहीं, 1 वर्ष के जो मामले हैं यदि इसके पास आते हैं तो उसको ये देखेगी। याद रखिएगा कि ये इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो न्यायिक प्रवृत्ति होती है, तो ये उस मामले को देखेगी और उस मामले को उठाएगी और साथ ही उस पर जांच भी करेगी। और जांच करने के लिए ये अपना दल, यानी कि जांच दल अपना जो जांच दल होता है या किसी अन्य सरकारी एजेंसी, यानी कि किसी भी मामले की जांच करने के लिए ये खुद से अपना एक छोटी कमेटी गठित कर सकती है अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी की मदद ले सकती है। इसके अलावा इस मामले से संबंधित किसी भी रिपोर्ट को किसी भी सरकार से मांग सकती है और ये सरकारों के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को उपलब्ध कराएं, पढ़ें, उसके सामने प्रस्तुत करें और उसके बाद मामला को जांच करेगी। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि यह कैसे था, क्या था, और तत्पश्चात सरकार जो है उस पर कोई कार्रवाई करेगी। याद रखिए ये सारे जो कवायद है वो सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। तो ये चीज था इनका कार्य, मतलब ये क्या करेंगे। यार चीज याद रखिएगा कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछेगा यही पूछ लेता है कि जो मानव अधिकार आयोग है वो कितने वर्ष मामले को जांच करेगी। तो ये ध्यान रखेंगे 1 वर्ष तक के मामले को जांच करती है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो
राज्य मानवाधिकार आयोग जो गठित हुई है वो भी केंद्र सरकार के उस अधिनियम से ही शक्ति प्रदान करती है जिसका नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यह अधिनियम राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो अपने राज्य में एक आयोग की स्थापना करें जो राज्य में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों को देखेगी। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि यह जो आयोग है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों पर ही जांच कर सकती है। इसके अलावा यदि इस सूची में संबंधित मामलों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है तो फिर राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करेगा, यह ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके समस्त कार्य एवं विधि भी वही है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं। कुछ इसमें चेंजिंग है जिसको मैं देखता हूं, आप देखेंगे इसको। सबसे पहले इसकी संरचना। इसकी संरचना क्या होती है? एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होंगे और 2 अन्य सदस्य होंगे। इन 2 अन्य सदस्यों में एक महिला होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि राज्य मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या कोई सेवा क्या कह सकते हैं कार्यमुक्त नहीं मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं। यानी कि न्यायाधीश ही इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य होते हैं वो भी न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश हो सकते हैं। और इसके अलावा वैसे कोई एक व्यक्ति जिनका बहुत अनुभव हो इस मामले में मतलब मानवाधिकार के मामले में तो उनको भी इसमें रखा जा सकता है, लेकिन एक महिला होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब है इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल जो है वो भी वही है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है, यानी कि 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं और एक बार जब अपने कार्यकाल को ये पूरा कर लेते हैं यानी कि सरकार जब इनको कार्य विमुक्त कर देती है तो वे पुनः किसी भी सरकारी सिस्टम में नियुक्ति के पात्र नहीं होते। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए शर्त था वही लगभग शर्त इनके लिए भी है। इनकी नियुक्ति को देखिए, इनकी नियुक्ति में थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है। ये इनको सुरक्षा प्रदान की गई है। ध्यान रखेंगे कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। और राज्यपाल जो है खुद से नियुक्ति नहीं करते हैं, एक समिति के सिफारिश पर करते हैं और उस समिति में यानी कि राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। साथ ही विपक्ष के नेता भी जो विपक्ष के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उस विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। अर्थात पक्ष और विपक्ष के लोग की एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के सिफारिश पर इसमें जो एक सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। इसके अलावा इन सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी गठित होती है उसमें कोई एक न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के कोई न्यायाधीश होंगे। हालांकि जो न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे वो संबंधित जिस भी राज्य के हैं उसके मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद ही शामिल किए जाएंगे। तो ये उनकी नियुक्ति के जो प्रक्रम होता है उसको मैंने बताया, कमेटी होती है उसके बारे में बताया। इसके अलावा इनके वेतन भत्ते जो होते हैं वो संबंधित राज्य जो है विधानमंडल निश्चित करती है और एक बार निश्चित हो जाने के बाद उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इनके कार्य भी लगभग वही होते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के होते हैं। हालांकि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ये जो कार्य करते हैं इनकी अपनी कार्यविधि होती है, लेकिन ये जो कार्य करेंगे वो राज्य सूची एवं संघ सूची में वर्णित मामले पर ही करेंगे, केंद्र सूची के वर्णित मामले पर नहीं। और इसके अलावा यदि उसी सूची के मामले को संबंधित जो मामला है उस पर पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य कर रहा है तो फिर ये उस पर काम नहीं करेंगे। और यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि इनकी भी प्रवृत्ति सलाहकारी होती है तथा ये संबंधित 1 वर्ष तक के मामले को ही देखेंगे। अर्थात जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था उसी तरह ये भी 1 वर्ष पिछले मामले को ही देखेंगे, अर्थात 1 वर्ष से पूर्व मामले को ये नहीं देखेंगे। तो ये था हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना। इसके अलावा
एक और चीज होता है मानव अधिकार न्यायालय। मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय जो है ये भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से शक्ति प्रदान के बाद बनाया गया है, जिसकी एक क्या कह सकते हैं मूल उद्देश्य था कि राज्य के जिला स्तर तक इस मामले को देखा जाए और इसी के आधार पर केंद्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में एक राज्य मानव अधिकार न्यायालय हो और इसकी आप स्थापना कीजिए। तो राज्य जो है इसकी स्थापना तभी करेंगे जब वो अपने राज्य के अपने राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद वो इसकी स्थापना करेंगे और इसमें सरकार जो है वो एक लोक अभियोजक को रखेगी या एक ऐसे वकील को रखेगी जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो। कितने वर्ष का हो? 7 वर्ष का। हालांकि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे कि ये लोग जो क्या कह सकते हैं मानव अधिकार न्यायालय जो प्रत्येक जिला में होते हैं वो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रत्येक राज्य सरकार अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सलाह के बाद स्थापित करेगी, जिसमें सरकार जो है एक लोक अभियोजक को रखेगी या एक ऐसे वकील को रख सकती है जिसे पिछले 7 वर्षों के न्याय और मानवाधिकार से संबंधित मामलों में विशेष अनुभव हो। तो ये था हमारा मानवाधिकार आयोग और उससे संबंधित मामले, कानूनी मामले। इसे हमने विभिन्न परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बनाया है। आशा है कि जरूर आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मैं पुनः आपसे बता दूं कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो आप NCERT के किताबों को भली भांति पढ़ें और उसे समझें ताकि परीक्षाओं में आपको कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत और समस्याएं उत्पन्न नहीं हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।